नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JMS ज्ञान भंडार में। आइए आज कक्षा 12वीं का ये दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हमने विलयन के बारे में पढ़ा है और आज हम विद्युत रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। वैसे तो कहा जाए कि जो विद्युत रसायन है वो वैद्युत और रसायन का संयोजन है, इसी को कह दिया गया है वैद्युत रसायन। यानी विद्युत और रासायनिक चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं विद्युत रसायन। और यह हकीकत में यही होता है कि विद्युत और रासायनिक चीजों का आपस में जो संबंध होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो रसायन शास्त्र की उस शाखा को वैद्युत रसायन कहा जाता है। यानी विद्युत का रासायनिक चीजों पर क्या संबंध है, रासायनिक पदार्थों के साथ क्या संबंध है, इन्हीं चीजों का अध्ययन करने के लिए रसायन शास्त्र की जिस शाखा में जो इसकी ब्रांच होती है, जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं, उसी का नाम है वैद्युत रसायन। रसायन तो हम पढ़ ही रहे हैं, केमिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, और यदि उससे विद्युत वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वैद्युत रसायन। ये कौन सी बड़ी बात है, एक छोटी सी बात है। वैद्युत रसायन मतलब वह रसायन विज्ञान की एक शाखा है, और उसी शाखा के अंतर्गत अगर हम यानी रसायन के अंतर्गत यदि हम वैद्युत वाली बात को समझें रसायन की उदाहरणों से, रासायनिक वस्तुओं के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो ये कौन सा केमिस्ट्री का कौन सा एक यूनिट, अलग ही यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का अलग ही यूनिट है। ठीक, तो इसके बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिए। रसायन शास्त्र की वह शाखा, नोट कर लीजिए, वैद्युत रसायन को कैसे परिभाषित किया जाएगा। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक पदार्थों के मध्य परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। एकदम सरल सी बात है कि ये एक पेड़ था, विज्ञान नाम का एक पेड़ था। विज्ञान में प्रमुख रूप से इसकी 3 शाखा शुरुआत में निकले, उसमें से एक शाखा रसायन था, और रसायन में से अभी एक तो विलयन वाला शाखा पढ़ आए हैं। अब उसकी और शाखा बनती है विद्युत रसायन। तो ये इसकी शाखा है, ये रसायन की एक शाखा है। इस प्रकार से पेड़ों की शाखाएं होती है, इस प्रकार से एक शाखा है रसायन की, केमिस्ट्री की एक शाखा है विद्युत रसायन। जैसे विद्युत के संबंधित तत्वों को समझेंगे तो विद्युत रसायन नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बातें जरूरी है जिनको समझ लेना बहुत ही काम की चीज होगी, और उनके बिना आप
इस अध्याय को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि चालक क्या होता है, वैसे तो कहते हैं कि सर चालक तो वही होता है जिसमें धारा बह सकती है, धारा को बहाया जा सकता है। और केमिस्ट्री की बात कहा जाए तो केमिस्ट्री की बात क्या है कि चालक वो है, ठीक है, चालक वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जमा होगा तभी विद्युत का चालक होगा। लेकिन चालक की परिभाषा वही है, यानी वे पदार्थ जो विद्युत का क्या कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं, उनको चालक कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि आपका किससे हो जाता है, तांबे की तार से हो जाती है विद्युत प्रवाह, ठीक है, जिंक से भी हो जाती है, लोहे से भी हो जाती है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन हो सकता है उसको हम चालक कहते हैं। आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, सरल सी परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन हो जाए उसको चालक कहा जाता है। उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे कि तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, ये सब चीज। लोहा से भी तो विद्युत धारा बह सकती है, लेकिन लोहा जो होता है उसमें खराबी जल्दी आ जाती है, जंग बहुत लगता है, तो उसके चलते उसका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा बात हार्ड होती है, लोहे की वायर बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए लोहे की वायर भी नहीं बनाई जाती, ठीक है। जो चालक होती है वो दो प्रकार की होती है। हमारे विद्युत रसायन वाले चैप्टर में चालक को दो प्रकार से बताया गया है, और हकीकत में ये ऐसे ही होता है। सबसे पहले टाइप बता दिया है कि धात्विक चालक। धात्विक चालक का मतलब हो जाता है जैसे कि तांबा। तांबा क्या है, मान लीजिए तांबे का एक तार है, तो वो पिघली अवस्था में नहीं रहेगा तभी विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। तो इस अवस्था के जो भी पदार्थ होते हैं, जो धात्विक चालक होते हैं, उसमें क्या होता है, इसके जो पदार्थ होते हैं शुष्क अवस्था में या स्थायी अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। यानी कुल मिला के धातु, ऐसे धातु जो विद्युत का चालन करते हैं उनको धात्विक चालक कहता है, ठीक। धात्विक का मतलब ऐसे धातु जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है उनको धात्विक चालक कहा जाएगा। तो फिर ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, बात को समझिएगा, विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में, मतलब गलित अवस्था में, एक विलयन के रूप में, इस रूप में विलयन के रूप में पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, उनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण आपको बता देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जो आपका क्या होता है, NaCl होता है, नमक का सूत्र होता है, तो नमक का एक वो ले लो टुकड़ा, ठीक है, और उसमें आप करंट जोड़ोगे तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, और यदि उसको जल में घोल दोगे तो विद्युत का प्रवाह होने लगेगा, ठीक। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। मतलब वे पदार्थ जो गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, वे पदार्थ जो गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, विद्युत, ठीक है। उदाहरण NaCl, नमक का एक टुकड़ा ले लो, एक पीस ले लो, और उधर से तार ले आओ, क्या मतलब ऐसे इधर से एक तार तो इसमें बल्ब में वैसे पहले से जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक तार में यहाँ नमक का टुकड़ा रखो ऐसे, ठीक है, और इसमें टच करवाओ, ठीक। इधर से घूम के गया है, इधर बोर्ड में ये लगा हुआ है दोनों वायर, ठीक। तो इधर बीच में नमक का टुकड़ा रख दो तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगा कभी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पिघली हुई अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इनको विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड,
कॉपर सल्फेट भी होता है, कॉपर का विलयन बनाते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट यानी कॉपर होता है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जब डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का एक विलयन बनता है। तो उसमें जब क्या करते हैं, धारा करते हैं, जैसे कि तार इधर से जोड़ दी, इधर से जोड़ दी, इधर को बल्ब लगा दिए, इसको आगे कनेक्शन करके, तो विद्युत का चालन हो जाएगा। कॉपर तो वैसे भी कर देता है, कॉपर सल्फेट का जब विलयन बनता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो भी करता है। लेकिन पहले ये नहीं करता है, ये पहले विद्युत के चालन नहीं करता, लेकिन ये जब इसमें डाल दिया जाता है तो विद्युत का क्या करने लगता है, अच्छे से चालन करने लगता है, इसलिए इसको प्रबल भी कहा जाता है, प्रबल विद्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि धात्विक चालक क्या होता है और विद्युत अर्धघट, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब हाँ बोलो। कॉपर की जगह पर अन्य धातु को चालन कर सकते हैं, जैसे आयरन हो तो सब रख सकते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी है ना, जैसे पोटेशियम विद्युत का चालन थोड़ी करता है, सोडियम थोड़ी करता है, लेकिन अगर उसका एक विलयन बना दिया जाए जिसमें क्लोरीन आ जाए तो विद्युत के चालन करने लगता है। बात ये है, ठीक है। जो विद्युत अपघट्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इसका मतलब ये होता है कि काम करता है लेकिन अच्छे ढंग तरीके से नहीं करता है, नाम मात्र का, इसलिए तो क्या रखा है दुर्बल। दुर्बल का मतलब कहा जाता है दुबला पतला, ठीक है, दुर्बल है, कमजोर है, कम मतलब कम मात्रा में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट। अब कहेंगे सर कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट वो होगा जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन बहुत ही कम मात्रा में कर पाते हैं। यानी उनका काम क्या है, विद्युत को चालक धारा को विद्युत को करना, चालकता प्रदान करना, अपने में से विद्युत को गुजरने देना। मतलब ये है कि इसमें हमने इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट का कोई है ना बिगड़ी हुई अवस्था रख दिया और इधर एक तार यहाँ डाल दिया और एक तार इधर से निकाल दिया, मतलब इनको जोड़ के नहीं रखा है और धारा हम इधर ले जाना चाहते हैं, तो ये कम मात्रा में विद्युत का चालन करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। शायद आपको ये चित्र समझ में ना आ रहा हो, कहने का मतलब ये है कि आप एक होल्डर लीजिए, ठीक है, उसमें बल्ब लगाइए, ठीक, बल्ब लगा दीजिए, इधर वायरिंग कर दीजिए, एक तार को बोर्ड से जोड़ दीजिए और दूसरी तार को इस विलयन में रखिए, कौन से वाले दुर्बल विद्युत अपघट्ट में, ठीक है। और इन तारों को जोड़ के नहीं रखना है, इसमें क्या होना चाहिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। इसको आप बोर्ड से ले आए, इधर से तार को इधर से बोर्ड से ले आए, इस बोर्ड से लाए हुई तार को यहाँ पे रखो और बल्ब से लाए हुई तार को यहाँ पे रखो, इनको जोड़ो मत, फिर भी ये जो बल्ब है जलेगी, चाहे कम मात्रा में ही जलेगी, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। मतलब समझ में आया कि विद्युत अपघट्ट क्या होती है, ठीक है। विद्युत अपघट्ट क्या होती है, यहाँ से हमने डायरेक्ट कनेक्शन लिया है, उसको एक को डायरेक्ट बल्ब में लगा दिया, दूसरे को विलयन में से डाल दिया, कौन से वाले दुर्बल वाले, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे जोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही दुर्बल विद्युत अपघट्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहीं से धारा को यहाँ पहुंचा देगा। कारण क्या है कि वो क्या है विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, तो चाहे कम मात्रा में ही बल्ब जलेगी, थोड़ी सी प्रकाश देगी क्योंकि दुर्बल वाला है, लेकिन बल्ब जलेगी, ठीक है। तभी तो वो विद्युत अपघट्ट में आएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा। और नहीं जलेगी, है ना, तो कैसे फिर कहलाएगा, ठीक। और प्रबल वाले को ही इसी प्रकार से किया जाए तो इसमें पहले वाले की तुलना यानी दुर्बल वाले की तुलना में ज्यादा तेज प्रकाश देगा बल्ब, क्योंकि ये अच्छे से जितना यहाँ पे वोल्टेज था, ठीक है, उससे मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा लगभग पूरा का पूरा विद्युत को वहां तक पहुंचाएगा,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रबल विद्युत अपघट। और ये वाला क्या कर देगा, यहाँ से जो विद्युत आ रहा है उसको कम कर देगा, करेगा तो करेगा लेकिन कम करके आगे ले जाएगा। अब बात समझ में आया? ठीक है। इसके उदाहरण भी हैं, जैसे इसका विलयन हो, इसका विलयन हो, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो, ठीक है, एथेनोइक अम्ल का हो, तो ऐसे विलयन हो, उनमें से अगर धारा प्रवाहित किया जाएगा तो वो अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो ये दुर्बल विद्युत अपघट कहलाएंगे। और यदि हम उसके जगह में कॉपर सल्फेट ले लें, NaCl ले लें, KCl ले लें, तो क्या होगा, वो अच्छा से विद्युत का चालन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात जरूर समझ में आ गया होगा कि चालक क्या होता है, चालक के क्या प्रकार होते हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघट। फिर विद्युत अपघट के जो टाइप्स होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप खुद बना सकते हैं, बात अगर समझ में आ जाती है तो परिभाषा बनाना आसान है। अच्छा, इसके बाद दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट में एक छोटा सा अंतर होता है जो एग्जाम में पूछ देता है कि दुर्बल विद्युत अपघट और प्रबल विद्युत अपघट में क्या अंतर है, या कि ऐसे पूछ देगा कि दुर्बल विद्युत अपघट और प्रबल विद्युत अपघट में अंतर लिखिए। तो अंतर कैसे लिखना है, इसके लिए आप वही वाला तरीका लगाओगे ना, कॉलम खींच करके बनाओगे, एक साइड दुर्बल विद्युत अपघट लिखोगे, एक साइड प्रबल विद्युत अपघट, ठीक है। चलिए तो समझते हैं, एक साइड क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, और वहां पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम एक कॉलम खींच लेते हैं, तो थोड़ी सी बात लिखना है, ये हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट, और ये हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट। और इसमें मुख्य डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे सीरियल ले लेते हैं, क्रमांक पहला ले लेते हैं। सबसे पहला है कि ये आयनित कम होते हैं, आयन कम देते हैं, और जब आयन कम देंगे तो विद्युत का चालन कम करेंगे, ठीक। ये कम आयनित होते हैं, क्या होते हैं, कम आयनित होते हैं। पहला अंतर तो यही है कि दुर्बल विद्युत अपघट कम आयनित होते हैं, और जबकि इसका उल्टा हो जाएगा, ये अधिक आयनित होते हैं, ये अधिक आयनित होते हैं। फिर अब देखो, पहली लाइन में हमने लिख दिया कि कम आयनित होते हैं, तो जब कम आयनित होंगे तो चालकता कम होगी, ये तो निश्चित बात है। तो क्या लिखेंगे, कम होती है, ठीक है। और इनकी चालकता अधिक होती है, ठीक। दो अंतर बन गया, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, याद हो गया, ठीक है। इसके मुख्य पॉइंट क्या है, पहले वाले का आयनन होना, आयनित होना, दूसरा है चालकता पर अंतर जो है, पहला किस पर अंतर है, आयनित होने पर, और दूसरा चालकता पर, तीसरा तनुता, तनुता का अधिक प्रभाव पड़ता है, तनुता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, किसमें, ठीक। और इसमें तनुता पर कम प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। अब कहें सर तनुता क्या है, बात यही आप खड़ी होगी, तनुता क्या है, तनुता मतलब किसी, अभी जो विद्युत अपघट लिए हैं उसको पतला करते जाएंगे, पतला करते जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, तनुता। अगर इसको तनु कर देंगे तो ये और कम कर देगा चालकता,
ठीक है। और अगर उसको और तनु कर देंगे तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है, वही तो लिखा है ना, कम प्रभाव पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण में हो जाएगा NH4OH CH3OOH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉइक अम्ल। और इसमें ले लेते हैं उदाहरण में कॉपर सल्फेट, NaCl और KCl। भाई इतना ही नहीं होता है, आदि, ठीक है, लिखेंगे तो एक किताब बन जाएगी। ठीक है, उदाहरण मतलब 1 2 3, उदाहरण मतलब 2 3 देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अंतर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लोगों को ये अंतर याद भी हो गया होगा भी। ये कम आनित होते हैं, वो अधिक आनित होते हैं। चालकता कम होती है, उसकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है ना। तन्यता पर इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है, उस पर कम पड़ता है। इसका उदाहरण क्या है, NH4OH CH3COH, उसका क्या है, कॉपर सल्फेट, NaCl KCl। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उनको शायद पसंद नहीं है हमारे कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उसमें न तो कमेंट कोई करता है और ना ही कोई लाइक सब्सक्राइब कर रहा है। देखते हैं 75% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जहां पे कमी हो उसको बताइए, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, और लाइक तो जरूर बनता है। चलिए, अचालक का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती है, तो इसको कुचालक या चालक कहेंगे, नाम का कंडक्टर। क्या कहा जाएगा, नॉन कंडक्टर। ठीक, अब इसकी यहां ज्यादा रूल नहीं है, इसमें, क्योंकि हम ज्यादा किस पर डिपेंड करेंगे, चालक। भाई चालक होगा तभी तो विद्युत रसायन बनेगी, तभी तो विद्युत के बारे में पढ़ सकते हैं। और जब इसमें विद्युत ही नहीं है तो इसे क्या महत्व है, वहां पे कोई महत्व नहीं है यहाँ पे इसका। ठीक है, इसलिए इतना जानना जरूरी है कि कुचालक क्या होता है, जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, न तो ठोस अवस्था में, न तो पिघली अवस्था में, किसी भी अवस्था में। ठीक, उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, कागज, ये सब कुचालक पदार्थ। ठीक, अर्धचालक ये वही पदार्थ हैं, ठीक है, मीडियम वर्ग के, न ज्यादा बोलेंगे न कम बोलेंगे, मिडिल रूप से रहते हैं। थोड़ा बहुत इनमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, थोड़ा बहुत, यानी तुम उसको 10 वोल्टेज दोगे तो वो कम करते करते 2 वोल्टेज निकाल देगा, थोड़ा बहुत इसमें गुजर जाता है। समझ में आ रही बात। कहा जाए तो एक नाली बना दो और उसमें से पानी बहा दो, तो उसमें पानी नाली खुद ही सौंप लेता है। ये वही चीज है, यानी विद्युत को खा जाते हैं कुछ न। इसमें क्या होता है, विद्युत को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि विद्युत कहाँ गया है। ठीक है, क्योंकि विद्युत का सुचारू रूप से चालन नहीं कर पाते, इसलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। थोड़ा बहुत, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी बातें हैं आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।